So, so far we have studied monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. In this section, we will study glycolysis, a very important pathway for glucose metabolism, HMP shunt, glyconeogenesis and glycogenolysis. अब आप समझिए पहले इन सब चीज को इनके शीर्षक से। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? आप लोग पढ़े हो, +2 में भी पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन में भी, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में हो आप लोग। म्यूट कर लीजिए। कुमारी अनामिका, म्यूट योर माइक। ग्लाइकोलाइसिस पढ़े हो? यस सर। सुने हो नाम इसका? यस सर। ठीक है, अब देखिए। यस सर। अब इन सब टर्म्स को अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा इसका क्या हो रहा है इस प्रोसेस में या इस पाथवे में। सो एज द नेम इंडिकेट्स, ग्लाइको एंड देन लाइसिस, ग्लाइको प्लस लाइसिस। अब ग्लाइको का मतलब हो गया वो सारे हेक्सोज, ठीक, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, माइनोज, ये सब हेक्सोज जो है, दे विल गिव यू द एनर्जी, दे आर गिविंग यू एनर्जी, ओके, बाय ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये सब मोनोसेक्राइड का क्या होगा, लास्ट टू लास्ट क्लास में रटाए थे आप लोगों को, क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा। ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोज सुगर into simpler products. So glycolysis is the breakdown of hexose, glyco, glucose, galactose, ये सब आ गया इसमें। HMP शंट क्या है? सुने हो नाम HMP शंट का? यस सर। क्या है HMP शंट? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। HMP शंट जो है बेसिकली इसका दूसरा नाम है। इसको HMP शंट क्यों हम बोले, इसके लिए मैकेनिज्म आपको पूरा समझाना पड़ेगा। तो पहले हम ये हेक्सोज सुगर पाथवे पढ़ लेंगे। हेक्सोज सुगर, इसमें क्या मेटाबोलाइज हो रहा है? हेक्सोज सुगर ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन सर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को ही कहते हैं क्या? यस यस, HMP शंट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। इसी पाथवे में राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ राइबोज विल बी फॉर्म्ड। तो वो सब किस में यूटिलाइज होगा? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में, ओके। एंड देन वी विल स्टडी ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब फिर संधि विच्छेद इसका कीजिए। क्या है इसमें? ग्लाइको, फिर नियो एंड देन जेनेसिस। तो जेनेसिस को पहले समझिए। जेनेसिस मतलब द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ग्लाइको, ठीक, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ओके। तो यहां पर क्या है? ग्लाइको है, ठीक। तो ये एक्चुअली एक्सेप्शन है, ग्लाइकोलाइसिस। तो यहां पर ग्लाइको का मतलब समझ लो ग्लूकोज और हेक्सोज से, यहां पर ग्लाइको का मतलब है ग्लाइकोजन से। तो यहां पर क्या हो रहा है? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। नियो मतलब फ्रॉम अदर सबस्ट्रेट्स ऑल्सो। एक तो टर्म है, एक लेक्चर में मैंने आपको टर्म समझाया था, अच्छा टर्म की डिस्कस कर लीजिए। इस तरह का बहुत कंफ्यूजिंग टर्म आपको मिलेगा, जैसे ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस इज व्हाट? एक सेकंड, मैं लिखता जा रहा हूं यहीं पर टाइप करूं। यस सर। यस सर। देखिए, एक टर्म है ग्लूकोजेनेसिस। तो अब इसका संधि विच्छेद कीजिए। ग्लूकोजेनेसिस मीन्स
ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। यस यस, ठीक। ग्लूकोज का फॉर्मेशन इज ग्लूकोजेनेसिस। द सेकेंड टर्म इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। बहुत तरह से हो सकता है। ग्लाइकोजन टूटने के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सकता है, या नहीं तो कोई अमाइनो एसिड ही कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज में। ओके, तो वहां से भी ग्लूकोज बन सकता है। अगर ग्लूकोज बाहर से ऑर्गेनिज्म नहीं ले रहा है तो ग्लूकोज कहां से बनेगा? फ्रॉम अदर पाथवेज। तो ग्लूकोजेनेसिस, यही ग्लूकोजेनेसिस अगर यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन से हो रहा है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज Glycogenolysis. यस, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी एक तरह का ग्लूकोजेनेसिस ही है। इसमें जो ग्लूकोज बन रहा है वो Yes, ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन होने के बाद बन रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है। अब एक टर्म है आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जो ऊपर में लिखा हुआ है, यही ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम न्यू टाइप ऑफ सबस्ट्रेट्स। ओके, तो पहले ग्लाइकोनियोजेनेसिस होने के लिए क्या जरूरत होगा? पहले फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सबस्ट्रेट्स। तो ये होगा पहले ग्लाइकोजिनोलाइसिस से पहले एक टर्म आएगा, आप समझिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज व्हाट? ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होने के लिए पहले क्या चाहिए था? ग्लूकोज। तो अब ग्लूकोज जो है अदर टाइप ऑफ सबस्ट्रेट सच एज नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट से जनरेट होगा। जैसे लैक्टेट से भी बन सकता है ग्लूकोज वापस। ओके, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का 3 फेट है, 3 भविष्य है। या तो उसका एक मतलब पहले तो पायरुविक एसिड या तो चला जाए, उसका डिकार्बोक्सिलेशन हो, तो एक CO2 निकल गया और NAD+ जो है सो आपका रिड्यूस हो गया बाय द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, और उसके बाद क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएगा एसिटाइल को एंजाइम बन के। दूसरा फेट क्या है कि पायरुवेट का फर्मेंटेशन होगा। ओके, तो फर्मेंटेशन भी 2 तरह के हैं। एक तरह का फर्मेंटेशन जो कि आपके बॉडी में हो रहा है, जिसमें एंड रिजल्ट इज लैक्टेट। ओके, तो लैक्टेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है। इस पूरे प्रोसेस में कोई कार्बन का लॉस नहीं हो रहा है। फिर तीसरा टाइप का फेट क्या है? वो भी फर्मेंटेशन ही है। ओके, एंड दैट इज अल्कोहल फर्मेंटेशन और इथेनॉल फर्मेंटेशन। और इथेनॉल फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है? एक कार्बन निकल जा रहा है, एक CO2, और इथेनॉल चूंकि 2 कार्बन सब मेटाबोलाइट है, ओके, 2 कार्बन कंपाउंड है, तो इथेनॉल प्रोड्यूस हो गया। तो इथेनॉल से वापस, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, इथेनॉल से वापस पायरुवेट बन के फिर ग्लूकोज नहीं बन जाएगा, नहीं बन सकता है। लेकिन लैक्टेट से पायरुवेट बन सकता है। 3 कार्बन कंपाउंड है लैक्टेट भी, पायरुवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है। ओके, तो ये बन सकता है बाय एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इवन ग्लिसरॉल कैन गिव राइज टू ग्लूकोज। ओके, and amino acids can give rise to glucose. So gluconeogenesis is the formation of glucose from other type of substrates. So this is gluconeo. तो पहले फिर gluconeogenesis होगा अगर
ग्लूकोज नहीं है फ्रॉम द आउटसाइड मीडियम, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस के बाद फिर जो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा इस वाले ग्लूकोज से, वो कहलाएगा ग्लाइकोनियोजेनेसिस। समझ में आई बात? यस सर। सर ओके। और अगर ग्लाइकोजन का डायरेक्ट ग्लूकोज से सिंथेसिस अगर आप सिर्फ कंसीडर करें तो क्या कहलाएगा वो? जीनोलाइसिस। जेनेसिस। सॉरी सर, जेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस इज जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। कहां से फॉर्मेशन हो रहा है वो हम इग्नोर कर दिए, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस इज ए बिगर टर्म। तो ये सॉरी, तो ये आ जाएगा पहले, इसके पहले, ठीक। अब एक और टर्म है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब यही ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन होगा तब ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फिर संधि विच्छेद कीजिए इसको, ग्लाइकोजन का लाइसिस, ये टर्म ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए, ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ओके? यस सर। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। समझ गए ये सारे टर्म का मतलब? ग्लूकोज, यस सर। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखिए सिलेबस में सिर्फ ये 2 टर्म है, हम आपको ये 6 टर्म बता दिए उसका मिलता जुलता, ताकि आप कंफ्यूज ना करो कहीं भी बुक में आप देखो तो। फट से उसका संधि विच्छेद करो उस वर्ड का और मतलब निकाल लो, ठीक है। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ओके, इसको रहने ही देते हैं, क्यों मिटाएंगे। लेकिन फिर नीचे का गड़बड़ हो सकता है, मेरा अलाइनमेंट फिगर का। 1 सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ, ओके सर। हो गया गड़बड़ ना, सारा फिगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। एनीवे, इसको डिलीट मारता हूँ। ये समझ गया ना, सारे टर्म समझ गए? आप लिख भी लोगे, यस सर। यस सर। नोट कर लेना। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो फिर फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग में टाइम जाता है बहुत। पिक्चर आया सब 14:1, 14:2, हाँ, एंड 14:3। 14:3 भी है, 14:4 भी है, ठीक है। 14:4 तक मैंने किया है, उसके आगे नहीं किया हूँ अभी। तो 14:4 तक पढ़ लेंगे आज। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत कुछ चीज इसका आपको पहले से पता भी होगा, ठीक है। एक तरह से ये आपका रिवीजन है ग्लाइकोलाइसिस का। और थोड़ा हम लोग डीप में जाएंगे, और भी ज्यादा डीप में जा सकते हैं, लेकिन उतना डीप में नहीं जाएंगे फॉर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। कंपटीशन का जब क्लास करेंगे तब फिर और डीप में इसको पढ़ेंगे, हर स्टेप का डीप में जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस वर्ड लिखा हुआ है, रेगुलेशन नहीं लिखा है। बट रेगुलेशन ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट, you should know. Anyway, some other time we will cover that portion. So first we will focus on glycolysis as a process in whole. So what is it? As you already know that glucose occupies a central position in the metabolism of plants, animals, and many microorganisms. Okay.
तो यहां पर भी सवाल उठ जाता है, पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा आया। ओके, क्योंकि अगर आप याद करो पहले, या कुछ अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 फेजेज हैं बेसिकली। एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप्स हैं, ठीक। और इस 10 स्टेप्स में 5 स्टेप जो है प्रिपरेटरी फेज के हैं और 5 स्टेप जो है पेइंग ऑफ फेज के हैं। इसको डिवाइड किया गया है। तो प्रिपरेटरी फेज में देयर इज इन्वेस्टमेंट, आपका एटीपी खर्च होता है, और एटीपी लगता ही है ग्लाइकोलाइसिस में, 2 एटीपी कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। कहां पर कंज्यूम होता है? एक तो सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, सॉरी, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइज हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वहां पर फिर इसका फॉस्फोराइलेशन होता है एटीपी के द्वारा, सेकेंड एटीपी खर्च हुआ और बना क्या? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। तो ये आगे आप देखोगे, ये सब स्टेप हम डिटेल में थोड़ा बताएंगे, पूरा डिटेल में नहीं, थोड़ा डिटेल में, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बस। तो अब क्या हुआ? प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी खर्च हो गया। अब आप जान रहे हैं कि एटीपी प्रोड्यूस सबसे पहले कौन कर रहा है? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के द्वारा हो रहा है एटीपी प्रोडक्शन, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो गया, और फिर एटीपी सिंथेस के द्वारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के माध्यम से एटीपी फॉर्मेशन हुआ। तो वही सवाल उठता है कि ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप प्रिपरेटिव स्टेज में जो 2 एटीपी खर्च हुआ वो पहले कहां से आया होगा? ठीक है, जब इवोल्यूशन में ग्लाइकोलाइसिस पाथवे स्टार्ट हुआ, इवॉल्व होना शुरू हुआ, तो उसको भी प्रिपरेटिव फेज पहला स्टेज है, उस स्टेज के लिए एटीपी चाहिए, बट एटीपी जनरेट होगा कब? ग्लाइकोलाइसिस के पे ऑफ फेज में, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये पाथवे जो है सबसे पहले इवॉल्व हुआ है, दिस इज थॉट टू बी इन इवोल्यूशन, क्योंकि एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस का एकदम बेसिक पाथवे है, और पहले वाले जो एंजाइम्स होंगे वो किसी तरह फॉस्फोराइलेशन कर दिए, ओके, कुछ अलग डेरिवेटिव होगा एटीपी के अलावा। सो वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि फिर ग्लाइकोलाइसिस जब पहली बार आया इवोल्यूशन में, पाथवे इवॉल्व हुआ, तो उसका प्रिपरेटरी फेज में एटीपी कहां से आया? तो वही सवाल है, मुर्गी आया पहले या अंडा आया पहले? तो ये सब क्वेश्चन मार्क है that one need to look into this. So we will ignore those complex questions here. So it is relatively rich in potential energy. कौन? Glucose, and thus a good fuel. और इसी, तो ग्लूकोज तो इटसेल्फ एक अच्छा फ्यूल है, अच्छा ईंधन है, ओके, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ग्लूकोज को आप हवा में जला दो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, सब CO2 में बदल गया, देन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज 22,840 kilojule per mole. So this much energy is conserved in glucose in the form of its chemical bonds, covalent bonds. And when the bond will be broken and new bonds will be formed, बॉन्ड ब्रेक होने में एनर्जी लगता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है। तो पुराना बॉन्ड टूटा, नया बॉन्ड बना, तो उस नए बॉन्ड के बनने में एनर्जी रिलीज हुआ, प्लस माइनस होके बचा इतना एनर्जी। तो ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ग्लूकोज। उस पर भी सोने पर सुहागा, इस ग्लूकोज को पैक कर दिया जाए, अगर इस ग्लूकोज को यूजिंग दिस एज ए मोनोमेरिक यूनिट, इफ द लिविंग सिस्टम मेक्स
a polysaccharide or a polymer of glucose, then by storing glucose as a high molecular weight polymer such as starch and glycogen. So इससे और फायदा हो गया सेल को. Now cell can stockpile large quantities of hexose units while maintaining a relatively low cytosolic osmolarity. Large quantity of hexose units स्टोर भी किए हुए हैं, और अगर ये स्टोर्ड नहीं होता, बाउंड फॉर्म में नहीं रहता, फ्री फॉर्म में रहता, लास्ट क्लास में बताया ही है, तो कितना इक्विवेलेंट होता ग्लूकोज का कंसंट्रेशन 0.4 मोलर, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना है 5 मिलीमोलर, 80 गुना ज्यादा. तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बन जाएगा सेल के लिए क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. देन ऑस्मोलरिटी गड़बड़ा जाएगा, साइटोसोलिक ऑस्मोलरिटी, एंड सेल विल स्वेल एंड it will burst if it stores that much amount of glucose not converted to glycogen or starch, then this will happen. तो इससे दोनों फायदा हो गया, सैता भी गया और कोई osmolarity में चेंज भी नहीं आया. When energy demand is increased, glucose can be released from these intracellular storage polymers. एनर्जी डिमांड इंक्रीज करेगा तो ये ब्रेक डाउन होकर के वहां से रिलीज भी हो जाएगा ग्लूकोज, एंड यूज टू प्रोड्यूस एटीपी इधर एरोबिकली और एनारोबिकली. तो देखिए ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस तक कॉमन पाथवे है. ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम बताया ही पायरुवेट का कितना फेट है, 3 फेट है. ठीक, तो पायरुवेट का जब 3 फेट है, जिसमें से 2 फेट फर्मेंटेशन है. एक तरह का फर्मेंटेशन जो बॉडी में हो रहा है, आपके बॉडी में लैक्टेट वाला, एंड द सेकेंड फर्मेंटेशन जो ईस्ट में होता है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, जो इथेनॉल फर्मेंटेशन है वो. ओके, तो ये 2 फेट हो गया. कहाँ थे हम लोग? और ये दोनों फेट फर्मेंटेशन वाले जो दोनों फेट हैं, रास्ते हैं, वो है एनोरोबिक. वो एनोरोबिक कंडीशन में होगा, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर है इन दैट सेल, देन पायरुवेट विल गो इन द क्रेब्स साइकिल डायरेक्शन. ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ें. यस सर. यस सर. So glucose is not only an excellent fuel, it is also a remarkably versatile precursor. कहने का मतलब ग्लूकोज में जो कार्बन स्केलेटन है, that will be utilized for the synthesis of varieties of metabolic products, and it is involved in many kinds of biosynthetic reactions, and as a result of which glucose becomes capable for supplying a huge array of metabolic intermediates for biosynthetic reactions. जैसे क्रेब्स साइकिल में ऑक्जेलो एसीटेट घट गया तो वो भी रिप्लेनिश हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स कोई घट गया तो वो भी कार्बन स्केलेटन से रिप्लेस हो जाएगा. ठीक, जैसे इस्चेरेसिया कोलाई, ई कोलाई, ये हर तरह का अमाइनो एसिड जो है ग्लूकोज से बना देगा. लेकिन आप और हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हायर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स हैं, वो सारे अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज से नहीं बना पाते हैं. को एंजाइम्स आर मिसिंग. तो जो नहीं बना पाते हैं हम लोग अमाइनो एसिड्स, 2000 नॉन एसेंशियल वंस, 2000 एसेंशियल वंस, और जो हम लोग बना लेते हैं अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज कार्बन स्केलेटन से, वो क्या है, नॉन एसेंशियल वंस, क्योंकि हम लोग उसको बॉडी में ही बना लेते हैं. ठीक, तो बैक्टीरियम ई कोलाई जो है कैन ऑब्टेन फ्रॉम ग्लूकोज द कार्बन स्केलेटन्स फॉर एवरी अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम, फैटी एसिड और अदर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ. ई कोलाई जो है एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अदर मेटाबोलाइट्स can be derived from glucose. A comprehensive study of metabolic fates of glucose would encompass hundreds or thousands of transformations.
बताए 2000 से तरह का रिएक्शन चल रहा है, 2000 से ज्यादा तरह का रिएक्शन हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन इन ए सेल। तो उन सब में कहीं ना कहीं ग्लूकोज का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। सो इन एनिमल्स एंड वैस्कुलर प्लांट्स, वैस्कुलर प्लांट्स मतलब वो वाले प्लांट्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम है। ठीक, एम आई राइट? वैस्कुलर प्लांट्स उसी को बोलते हैं ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Plant that is characterized by the presence of conducting tissue। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम है। In animals and vascular plants, glucose has 4 major fates। हायर एनिमल्स में, एनिमल्स यानी मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, इकोलाई तो यूनिसेलुलर है। इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज से हर तरह का अमाइनो एसिड बन सकता है। और एनिमल्स, हायर ऑर्गेनिजम्स जो है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स एंड वैस्कुलर प्लांट्स, ग्लूकोज हैज 4 मेजर फेट्स। It may be used to synthesis. It may be used in the synthesis of complex polysaccharides, जो हम लोग पढ़े हैं हेटेरोपोलिसैकेराइड्स। ठीक है, उस हेटेरोपोलिसैकेराइड्स का जो मोनोसैकेराइड यूनिट था N-acetyl glucosamine, that is also derivative of glucose। Okay, so one fate is for the formation of complex polysaccharides destined for extracellular space। extracellular space तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होगा, यूनिसेलुलर में तो होगा नहीं। ओके, समझ में आ रहा लॉजिक? मल्टीसेलुलर में ही होगा ना एक्स्ट्रा सेलुलर। Yes, sir. बहुत सारे सेल्स हैं, Yes, sir. सेल्स के बीच का स्पेस। सो पॉलीसेक्राइड डेस्टाइन्ड फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक तो ये उसका हो गया भविष्य। दूसरा भविष्य क्या है ग्लूकोज का? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्टोर्ड इन सेल्स एज ए पॉलीसेक्राइड और एज सुक्रोज। ठीक, पढ़े ही है हम लोग, स्टार्च के रूप में स्टोर्ड होगा, होमोपॉलीसेक्राइड है। ओके, या ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड होगा एनिमल सेल में, होमोपॉलीसेक्राइड है। या सुक्रोज के रूप में, डाइसेक्राइड सुक्रोज के रूप में स्टोर्ड हो गया इन प्लांट्स। ओके, थर्ड फेट है ग्लूकोज कैन बी ऑक्सीडाइज टू ए 3 कार्बन कंपाउंड पायरूवेट, जो कि ग्लाइकोलाइसिस है आपका, वाया ग्लाइकोलाइसिस टू प्रोवाइड एटीपी एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स का मतलब बहुत सारा मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट जो हम बताया आपको, ग्लाइकोलाइसिस में कितना स्टेप है? 10 स्टेप है। 10 स्टेप में 12 तरह का मेटाबोलाइट्स है जो कि इन्वॉल्व है। 10 स्टेप, बीच वाला स्टेप सब। ठीक है ना, किसी भी को एनोटेशन हम देते हैं। मान लो कि किसी भी प्रोसेस में 10 स्टेप्स है, तो एक तो इनिशियल कंपाउंड हो गया और एक फाइनल कंपाउंड हो गया, एंड देयर आर 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स है, तो हर स्टेप के अंत में एक कंपाउंड आ रहा है इंटरमीडिएट। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इज कितना? 10 स्टेप का 10 कंपाउंड प्लस एगो इनिशियली जो एक ग्लूकोज से चला और लास्ट पायरूवेट में हुआ, तो 12 हो गया। ठीक, इस 12 को हम बताएंगे। Yes, sir. फॉर्मूला याद रखने का, आसानी से याद कर लोगे आप लोग। सिर्फ एक चीज बता देंगे आपको, Yes, sir. तुरंत याद हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट बताएंगे अभी आपको। अभी आप ये समझ लो, Okay, sir. 12 स्टेप्स है, सॉरी 12 कंपाउंड है एंड 10 स्टेप्स है। इस 10 स्टेप्स में 5 जो है प्रिपरेटिव फेज का है, और लास्ट वाला 5 स्टेप्स जो है वो पेइंग ऑफ फेज का है। ठीक, क्या एक्चुअली क्या बता रहे थे? क्वेश्चन क्या था? कहाँ था जिससे इस बात पर हम पहुंचे? हाँ हाँ Metabolic intermediate, sir. हाँ हाँ, 3 कार्बन कंपाउंड पायरूवेट वाया ग्लाइकोलाइसिस टू प्रोवाइड एटीपी एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। हाँ, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट समझाना चाह रहे थे। तो 12 कंपाउंड हो गया, पहला दूसरा को छोड़ दीजिए। इंटरमीडिएट जो है 10 वाले जो बीच के हैं उनको हम बोले। तो हर इंटरमीडिएट जो है
उसका एक साइड में भी रास्ता है, कोई मेटाबॉलिक पाथवे है, हर इंटरमीडिएट नहीं, कुछ कुछ का है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन गो टुवर्ड्स द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ओके। और फिर प्रिपरेटिव फेज के लास्ट में जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट metabolically it is more active, so that also has other fates for the synthesis of fat, etc. Okay, or for the synthesis of different types of hexoses. Suppose if the body needs, a female needs galactase, okay, जो कि लैक्टोज का पार्ट बनेगा और मिल्क में जाएगा, तो गैलेक्टेज का सिंथेसिस भी होगा कहां से? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से नहीं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से होगा। सो इसीलिए कह रहा है जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं इसके भी फिर अलग अलग फेट है। एक तो सीधा चला गया ग्लाइकोलाइसिस में, या साइड से जहां रिक्वायरमेंट होगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट, दैट विल बी। सो many glycolysis pathway intermediates are the precursors for other types of biomolecule. समझ में आया? Yes, sir. Okay. Via glycolysis to provide ATP and metabolic intermediates. Provide कर रहा है, यानी हमको जरूरत है किसकी? ATP की भी जरूरत है और अदर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स की भी जरूरत है। और ऑक्सीडाइज्ड वाया पेंटोज फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोनेट पाथ।